जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो तरीके बदलिए, इरादे नहीं। और अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखिए, और अगर जीना है तो आगे देखिए। बिल्कुल, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलिए, क्योंकि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार काम नहीं करती। और जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं अच्छे से दिन की। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश की बड़ी खबरें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने तड़के ही दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके घर पर छापा मारा और इसके बाद 7 बजे ईडी ने उन्हें अपने साथ पूछताछ के लिए ले लिया। बताया गया है कि तकरीबन 6 घंटे तक चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं कक्षा की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा रद्द करने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी याचिकाओं से गलत उम्मीदें बंधती हैं और हर जगह भ्रम फैलता है। याचिका में इस साल सीबीएसई और दूसरे बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन कराने पर रोक की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले में बैंकों को 18,000 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। सरकार ने बताया कि पीएमएलए में 67,000 करोड़ रुपए के मामले लंबित हैं। ईडी की ओर से अब तक 4,700 मामलों की जांच की जा रही है। कश्मीर घाटी में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। इससे घाटी का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया है। विजिबिलिटी कम होने से बुधवार को श्रीनगर एयरपोर्ट से सभी 41 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। कश्मीर को हर मौसम में देश से जोड़े रखने वाला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी लैंडस्लाइड और बर्फ की वजह से बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में बाकी बचे 3 दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी और कौशांबी में चुनावी रैली को संबोधित किया। राज्य के विकास के साथ ही देश के विकास के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, यह बात प्रधानमंत्री ने कही। उत्तर प्रदेश के लोगों का विकास भारत के विकास को गति देता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस ऐसा ही एक प्रयास है। ये एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार, कारोबार को गति देने वाला है। इसके इर्द गिर्द लगने वाली फैक्ट्रियां आने वाले सालों में इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अच्छे स्वास्थ्य और जीवन के लिए सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने आज वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय वॉश कॉन्क्लेव 2022 का कल उन्होंने उद्घाटन किया और कहा कि आंगनबाड़ियों और प्राथमिक विद्यालयों से सुरक्षित जल और स्वच्छता को अपनाने की शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें ही गांव में जलापूर्ति व्यवस्था देखती हैं, इसलिए पंचायतों को संस्थागत रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत इज क्रिटिकल as they are the core of our rural water supply. At the same time, it is equally important to ensure institutional strengthening of the panchayats. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट में ग्रामीण इलाके में बुनियादी सुविधाएं 100% आबादी तक कैसे पहुंचे, इसके लिए स्पष्ट रोडमैप है। ग्रामीण विकास पर केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव पर आयोजित वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार शासन में सुधार लाने के लिए ग्रामीण इलाकों में लोगों की और सक्रिय भागीदारी चाहती है। से गांवों में सुविधाएं नहीं मिलेगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा। गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से सर्विस सेक्टर का विस्तार जब होगा तो देश का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ेगा। भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के विज्ञानियों की संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच क्वांटम क्री डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने इस बारे में जानकारी दी। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच शाम 7 बजे से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। और इसी के साथ अब बात करते हैं NEWS यानी कि राज्यवार सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हुआ। चौथे चरण में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इसमें कुल 624 उम्मीदवार मैदान में थे। जिन प्रमुख उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है उनमें प्रदेश के मंत्री बृजेश पाठक, आशुतोष टंडन, पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल शामिल हैं। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में कोविड में कमी को देखते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को रियायत दी है। बैठक और रैलियों के लिए 50% क्षमता की पाबंदी खत्म कर दी गई है। मतदान केंद्र में एक समय में 1250 मतदाताओं को अनुमति देने का फैसला लिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया। सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। मौजूदा सरकार का यह चौथा वार्षिक बजट है। मिजोरम विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस और जोरम पीपल्स मूवमेंट के सदस्यों ने स्पीकर लालरिन लियाना सेलो का बहिष्कार करते हुए सदन से वॉकआउट किया। 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के 28, जबकि ZPM के 6, कांग्रेस के 5 और बीजेपी का 1 सदस्य है। त्रिपुरा सरकार ने अनानास और कटहल की पैदावार बढ़ाने के लिए TPJM संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार की ओर से इस मिशन को 5 साल तक चलाया जाएगा। इसके लिए 153 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ओडिशा में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 79% मतदान हुआ। चौथे चरण में स्वर्णपुर जिले में सबसे ज्यादा 86.57% वोटिंग हुई, जबकि गंजम जिले में सबसे कम 65.21% मतदान हुआ। चंडीगढ़ विद्युत विभाग के कर्मचारी विभाग के निजीकरण के मुद्दे पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के फैसले के खिलाफ 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। कर्मचारी निजीकरण के फैसले की मांग को वापस लेने की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में हिमपात के बाद विमान और रेल सेवाएं बाधित हो गई हैं। साथ ही श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के ऊंचे इलाकों में करीब 2 फीट और उससे अधिक बर्फ गिरी है। महाशिवरात्रि के पर्व निकट आते ही हरिद्वार में कांवड़ियों का पहुंचना शुरू हो गया है। 2 दिन बाद यहां से लौटने का सिलसिला शुरू होगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में दूसरा बांग्लादेश फिल्म उत्सव 2022 का उद्घाटन कल किया गया। अगरतला में इसका आयोजन बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में भौगोलिक सीमाएं कभी बाधा नहीं बन सकती हैं। और आइए अब बात करते हैं बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलने के बाद यूक्रेन ने बुधवार को देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी। इस बीच पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंधों की घोषणाएं की और मॉस्को ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास परिसरों को खाली कर वहां से राजनयिक कर्मियों को निकाल लिया। यूक्रेन के सांसदों ने देशव्यापी आपातकाल लगाने के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के आदेश को मंजूरी दे दी, जो बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार से शुरू होकर 30 दिन तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन विवाद पर UNSC की आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है। सोमवार के बाद ये दूसरी आपात बैठक है। इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूक्रेन के मुद्दे पर पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच मॉस्को ने यूक्रेन स्थित अपने सभी राजनयिक प्रतिष्ठानों से कर्मियों को निकालना शुरू कर दिया है। मॉस्को का कीव में दूतावास है और खार्किव,
ओडेसा और खार्किव, ओडेसा और ल्वीव में वाणिज्य दूतावास भी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस संकट के कूटनीतिक समाधान के लिए वो तैयार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि देश के हितों के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि रूस इस जटिल मुद्दे के कूटनीतिक हल के लिए खुले मन और ईमानदारी के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। रूसी संसद की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को देश से बाहर सेना के इस्तेमाल की अनुमति देने के बाद यूक्रेन के मुद्दे पर मॉस्को और पश्चिमी देशों के बीच गतिरोध बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूरोपीय नेताओं ने इसके जवाब में रूस के बड़े व्यवसायियों और बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने अब तक रूस को आर्थिक रूप से अधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हमला होता है तो पाबंदियां लगाई जाएंगी। जो बाइडेन ने कहा कि क्रेमलिन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है और ये यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति पुतिन की सेनाएं और आगे बढ़ती हैं तो वो रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगा देंगे। I'm going to take robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at the Russian economy, not ours. We're closely monitoring energy supplies for any disruption. We're executing a plan in coordination with major oil-producing consumers and producers toward a collective investment to secure stability in global energy supply. अमेरिका कनाडा सीमा पार करने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए वैक्सीन की अनिवार्यता का कड़ा विरोध करने के लिए ओटावा में जुटे हजारों प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आपातकालीन शक्तियों को वापस ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की थी कि अधिकारी कोविड-19 प्रतिबंध हटा दें। यूक्रेन और रूस में लगातार बढ़ते युद्ध के खतरे के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। इस मुलाकात में रूस यूक्रेन संकट, इंडो पैसिफिक आपसी सहयोग, भारत और फ्रांस के बीच डिप्लोमैटिक, आर्थिक और रक्षा संबंधों को मजबूती देने पर चर्चा हुई। भारत ने पूर्वी यूरोप में तनाव कम करने के लिए मैक्रोन की कोशिशों की सराहना की। साथ ही पेरिस में यूरोपीय संघ के राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री ने कोविड काल के दौरान भारतीयों और प्रवासी भारतीयों की सहायता करने के लिए हमारे सभी दूतावासों की मजबूत प्रतिबद्धता की सराहना भी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारत के संसदीय दल ने संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी में बन रहे स्वामीनारायण मंदिर के कल दर्शन किए। इस मंदिर में भक्तों का 3 जल धाराओं गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम देखने को मिलेगा। इन धाराओं को राजस्थान के कारीगर आकार दे रहे हैं। दर्शन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कारीगरों से भी बातचीत की जो राजस्थान और अलवर से आबू धाबी के मंदिर के निर्माण में काम कर रहे हैं। ओम बिरला ने आबू धाबी में लोअर संग्रहालय का भी दौरा किया। इस भव्य संग्रहालय में राजस्थान की बूंदी, जोधपुर और अलवर के पत्थरों का प्रयोग देखकर ओम बिरला ने अपनी खुशी भी जाहिर की। और अब बात करते हैं केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना की। दरअसल भारत सरकार विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को देश के सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा रही है। देश के छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना के सफल क्रियान्वयन के 3 साल फिलहाल पूरे हो चुके हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को आज 3 साल पूरे हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य गरीब किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 24 फरवरी 2019 को की थी। ये योजना 1 दिसंबर 2018 से ऑपरेशनल है। पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन किसान परिवारों को मिलता है जिनके नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं। छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमारे किसान साथी फल, सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटमनी नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, किसान मतलब किसान। किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है।
इसके लिए राशन कार्ड भी जरूरी है। इस योजना के तहत 5 एकड़ वाले लघु और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार पीएम किसान योजना की तीनों किस्तें सीधे सभी पात्र किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है। इसमें 2-2 हजार की 3 किस्तों का पैसा सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इसकी पहली किस्त 24 फरवरी 2019 को वितरित की गई थी। अब तक 10 किस्तें किसानों के खाते में डाली जा चुकी हैं। 10वीं किस्त के रूप में सरकार ने किसानों के लिए कुल 20,900 करोड़ रुपए जारी किए थे। इससे कुल 10 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला था। 11वीं किस्त अप्रैल 2022 के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। इस योजना में देश के 12 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कई फ्रॉड के मामले भी सामने आए हैं। इसलिए अब सरकार ने किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। अब बात करेंगे आज के इतिहास की। जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 24 फरवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज है। 24 फरवरी वर्ष 1739 में फारस के शासक नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध हुआ। इतिहास में खास महत्व रखने वाला यह युद्ध महज 3 घंटे तक ही चला था। नादिर शाह ने 2 वजहों से भारत का रुख किया था। पहली, उसे अपनी विराट फौज को बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता थी और भारत से लूटा गया धन इसका हल हो सकता था। दूसरी वजह मुगल साम्राज्य का कमजोर होना। इस युद्ध में मोहम्मद शाह की पराजय हुई। इस करारी हार से मुगल वंश फिर न उबर सका। 24 फरवरी वर्ष 2010 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहला दोहरा शतक लगा। यह शतक बनाया था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 401 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 147 गेंदों में 25 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 200 रन बनाए। यह मैच ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेला गया। इसके साथ ही सचिन ने लगभग 13 साल पुराने पाकिस्तान के सईद अनवर के वनडे में बनाए गए 194 रन के रिकॉर्ड को भी तोड़ा था। और इतिहास के बाद आपको बता दें कि हर साल 24 फरवरी के दिन देश में केंद्रीय सीमा उत्पाद दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करना है। इसके अलावा संस्थान के अधिकारियों की कड़ी मेहनत को सम्मानित करने के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये भी है कि देश के लोगों को केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के महत्व के बारे में बताया जाए। देश के औद्योगिक विकास में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विभाग ने करों का भुगतान आसान करने के लिए कर प्रणाली में सुधार किया और तकनीकों के प्रयोग को बढ़ाया। केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया के योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से हर साल 24 फरवरी के दिन देश में केंद्रीय सीमा उत्पाद दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क बनाया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये भी है कि लोगों को केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के महत्व से रूबरू कराया जाए। इस दिन बोर्ड की ओर से तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसमें सेमिनार, कार्यशालाएं, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और पुरस्कार समारोह शामिल हैं। इसके अलावा संस्थान के अधिकारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत को सम्मानित करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड के पास देश में कस्टम, जीएसटी, केंद्रीय एक्साइज, सर्विस टैक्स और नारकोटिक्स के प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। ये एक अप्रत्यक्ष कर है जो कारखानों में निर्मित उत्पादों पर लगता है। ब्रिटिश शासन में 1855 में उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना की गई थी। और इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।
लेकिन चलते चलते आपको आज दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो, जिसमें एक 55 साल के कमांडेंट रतन सिंह लेह लद्दाख की भयंकर बर्फबारी में तकरीबन 15,500 फीट की ऊंचाई पर पुशअप्स कर रहे हैं। और लोग उनकी इस फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने इतनी ऊंचाई पर 65 पुशअप मारने का रिकॉर्ड भी कायम किया है। आप देखिए वीडियो और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7